Today we'll be discussing formation of standing waves in open organ pipe. हम देखेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो कैसे जनरेट होती हैं। अब देखो जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें क्या होता है, आपने जो एक एंड है इसको ओपन रखा होता है, तो आपके पास यहाँ से आप जो गिवन इंसिडेंट वेव है उसको पाइप में प्रोपेगेट करवा रहे हो, और आपने जो पाइप की लेंथ ली है वो एल ली है, एंड ये जो ओपन एंड है यहाँ से अब आपकी जो वेव है वो अब रिफ्लेक्ट हो रही है। और हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारी जो गिवन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों अब इस पाइप के अंदर आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, सुपर पोजिशनिंग कर रही हैं, जिससे एक रिजल्टिंग वेव बन रही है। और वो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो स्टैंडिंग वेव होगी, क्योंकि दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसी हैं, बस ट्रेवल कर रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये वाला जो एंड है इसको x0 ले लिया, तो ये वाला एंड मेरा xl हो गया क्योंकि टोटल लेंथ l है, एंड ये 0 से l में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं ये आगे को जा रहा हूँ मेरा x बढ़ रहा है, तो दिस इज माई पॉजिटिव x एक्सिस। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, राइट साइड हमारा पॉजिटिव x एक्सिस बन रहा है। तो जब ये मेरी गिवन वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो जो मेरी इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बनेगी, वो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन हमारी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब माइनस क्यों, क्योंकि आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे ये जो आप ओमेगा देख रहे हो, यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। ये जो k है, इस k से आपको वेवलेंथ मिलेगी, तो जो वेवलेंथ है वो 2 पाई बाय k बन जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव देखना चाहता हूँ, तो दैट स्पीड इज लैम्डा बाय टी, और इट इज लैम्डा इनटू न्यू। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपकी वेव है ये साउंड वेव है जो यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, और जो साउंड वेव होती है उसकी जो गिवन वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ बी बाय रो। एंड इन गैसेस, गैसेस के अंदर ये जो वैल्यू है ये गामा पी बाय रो के इक्वल है। तो अगर मैं इन गैसेस देखूं, तो इन गैसेस, क्योंकि हम जनरली एयर में इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड होगी वो गामा पी बाय रो के इक्वल होगी। अच्छा, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपकी इंसिडेंट वेव है ये यहाँ आके टकरा के बैक जा रही है, और जब ये टकरा के बैक जा रही है तो ये जो जगह आप देख रहे हो ये ओपन एंड है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव टेक्स प्लेस एट ओपन एंड। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये ओपन एंड पे हो रही है, और अगर ये रिफ्लेक्शन ओपन एंड पे हो रही है तो हमें पता है कि देयर इज नो फेज रिवर्सल, कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा। तो अगर कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा तो जो हमारी गिवन रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे हम नोटिस करेंगे उसकी जो वेव इक्वेशन है वो होगी आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो ये आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऑपोजिट जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस के एक्स। और यहाँ पे अब मैं ये जैसे पीछे प्लस पाई लिखता था वो नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि वेव का फेज रिवर्सल नहीं हो रहा। फेज रिवर्सल कब होता, अगर आपकी जो गिवन वेव है वो यहाँ पर क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती। अब आपकी वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ओपन एंड से हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो फेज है वो रिवर्स नहीं होगा। तो हमारे पास ये दो गिवन वेव्स अब इस मीडियम के अंदर क्या कर रही हैं, सुपर पोजिशनिंग कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन,
what we observe is that your resulting wave equation is given as your y is equal to y1 plus y2। तो हमारी जो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन आएगी वो इन दोनों इक्वेशंस का सम हो जाएगी। और क्योंकि अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप इन दोनों को अब ऐड कर रहे हो। तो किसी को भी आप पहले लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो गिवन रिजल्टिंग वेव ऑब्जर्व की, आर कॉमन आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो प्लस वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, फिर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास y1 y2 को हम ऐड कर रहे हैं। और जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला बन गया। ये जो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू के इक्वल होता है। तो ये हमारा गिवन फॉर्मूला है जो हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टिंग वेव इक्वेशन को ऑब्जर्व करूँगा तो मेरी जो गिवन रिजल्टिंग वेव इक्वेशन है वो होगी आर ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ, अब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो जब ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो आपकी गिवन वैल्यू है ये बन जाएगी 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड कॉस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो माइनस दिया तो ये आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ के एक्स बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो मेरी रिजल्टिंग वेव इक्वेशन यहाँ पे बन रही है दैट इज ट्वाइस ऑफ आर कॉस ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी ये गिवन स्टैंडिंग वेव बन गई इन केस ऑफ योर ओपन ऑर्गन पाइप। सो ये आपने क्या नोटिस किया, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये देखो पीछे जो इक्वेशन आ रही थी वहां पर हमारा रिजल्ट आ रहा था 2r साइन के एक्स, वहां पे ऐसे आ रहा था 2r साइन के एक्स। यहाँ पे 2r साइन के एक्स की जगह आ रहा है 2r कॉस के एक्स। टाइम वाले फंक्शन को लास्ट में रखना है, मतलब टाइम वाला फंक्शन लास्ट में आएगा। पिछली बार आ रहा था कॉस ओमेगा टी, अब आ रहा है साइन ओमेगा टी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन रिलेशन आप देख रहे हो, इस गिवन रिलेशन में ये जो 2r cos kx आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वाला जो 2r cos kx आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो है ये क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है इस स्टैंडिंग वेव का। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट योर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, amplitude of standing wave is 2r cos of kx। तो ये हमारा गिवन स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे ये x बदलेगा एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, चेंज होगा। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे। अब देखो आपने ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड, इसको आपने x0 लिया है, राइट साइड xl है क्योंकि आपकी ट्यूब जो है वो l लेंथ की है। अब ये दोनों एंड आप नोटिस कर रहे हो ओपन है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब एंड ओपन होता है तो वहां पे ऑसिलेशन फ्रीली होती हैं, और अगर ऑसिलेशन फ्रीली होती हैं तो वहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि एंटी नोड्स जो है वो बनेंगे। जब भी फिक्स्ड एंड होता है, क्लोज्ड एंड होता है, तो वहां पे नोड बनेगा, जहां पे ओपन एंड होता है वहां पे एंटी नोड बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l,
एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे ओपन एंड है, क्योंकि दोनों एंड ओपन है तो एंटी नोड्स बनेंगे। और अगर एंटी नोड्स बनेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में जो दोनों एंड्स हैं वो ओपन होने के कारण ऑसिलेशन वहां पे फ्री होगी, आराम से होगी, और वो जो दोनों एंड है वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन होगी, तो दोनों एंड एंटी नोड्स बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लेट अस से एट x0, ये ऊपर वाली इक्वेशन में जो मेरा ये एम्पलीट्यूड है इसको ऑब्जर्व करूं, तो एट x इज इक्वल टू 0 जो हमारा एम्पलीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 2r cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो cos 0 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2r। और ये जो 2r है ये आपका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। देखो आपने पीछे जब वेव ली थी तो सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड r था, जो सिंगल वेव थी उसका एम्पलीट्यूड r था, जो आपकी जो इंसिडेंट वेव है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड वेव थी उसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? r है। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो अब क्या हो जाएगा? 2r। तो नोड का एम्पलीट्यूड 0 है और एंटी नोड का एम्पलीट्यूड डबल है किसका? इंसिडेंट का। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। कंसेप्चुअली भी ये मैक्सिमम होना चाहिए और मैथमेटिकली भी वही आंसर आ रहा है। तो जो मैंने कंसेप्ट लगाया और मैथमेटिकली ये दोनों मेरे आंसर मैच कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एट x इज इक्वल टू एल पे देखूं, तो एट x इज इक्वल टू एल पे जो मेरा गिवन एम्पलीट्यूड होगा वो क्या बन जाएगा? 2r cos ऑफ के एल। यहाँ पे हमने x को एल पुट कर दिया, 2r cos ऑफ के एल। और क्योंकि x इज इक्वल टू एल जो है वहां पे क्या बनना चाहिए? एंटी नोड। तो ये जो आंसर है, ये वाला आंसर, ये भी हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और ये आंसर मैक्सिमम कब होगा? ये आंसर तब मैक्सिमम होगा जब ये कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है ये जो कॉस ऑफ के एल है ये या तो +1 होगा या ये -1 होगा। कॉस की वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी। अच्छा, अगर कॉस की वैल्यू +1 या -1 होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो के एल है वो क्या होगा? के एल मतलब थीटा। तो हमारे पास कॉस के एल, ये कॉस के एल थीटा है, कॉस थीटा। तो ये थीटा यहाँ पे हमारे पास के एल है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि +1 हो, तो +1 होने के लिए थीटा क्या होगा? 0। कॉस 0 इज 1। अच्छा, माइनस थीटा कब होगा? जब मैं इसको 180, कॉस 180 इज -1। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा को 0 लूं, पाई लूं, अच्छा अगर मैं इसको 2 पाई कर दूं, 2 पाई, तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? +1। अच्छा, अब इस 2 पाई में अगर मैं एक और पाई ऐड कर दूं तो दोबारा आप देखो 2 पाई मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 2 पाई मतलब 360 मतलब 0 पे आ गए, फिर पाई ऐड किया 180, तो 180 फिर दोबारा ये क्या बन जाएगा? -1। फिर आप इसमें एक और पाई ऐड कर दो तो आपके पास ये बन गया 3 पाई से 4 पाई। अब ये 4 पाई करोगे तो क्या होगा? आपका फिर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे या तो कॉस की वैल्यू +1 आ रही है या -1 आ रही है। अच्छा, ये जो 0 वाली वैल्यू है इसको तो आप पहले ये देखो cos 0 में ले चुके हो, तो इसको मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये पहले मैं ले चुका हूं, क्योंकि cos 0 हो चुका है। तो इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो है cos पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा ये जो थीटा है, थीटा मतलब के एल है, ये n पाई होना चाहिए, फिर n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे सो ऑन। तो अगर मेरा के एल जो है वो n पाई होगा, के एल जो है वो n पाई होगा, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। और ये कंडीशन आने पे क्या होगा कि आपका जो गिवन पॉइंट है वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो ये जो के है, ये के हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय लेमडा इंटू एल इज इक्वल टू n पाई। तो हमारे पास ये जो गिवन पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट योर गिवन वेवलेंथ
विल बी इक्वल टू 2L/n। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारी ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या आ रही है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो हमारी स्टैंडिंग वेव बन रही है, उस स्टैंडिंग वेव की जो गिवन वेवलेंथ है उसकी जो वैल्यू आएगी वो 2L/n आएगी। और ये 2L/n में जो हम n देख रहे हैं ये है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एक इंटीजर है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये वो सारी वेवलेंथ्स हैं जो वेवलेंथ्स पे आप स्टैंडिंग वेव ऑब्जर्व करोगे ओपन ऑर्गन पाइप में। अच्छा, अगर अब मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो लैम्डा जो है वो आपके पास ये है 2L/n, तो नीचे 2L ऊपर n आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी n टाइम्स ऑफ v बाई 2L। तो ये जो n टाइम्स ऑफ v बाई 2L है ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। तो ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो आपकी जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है वो ये n टाइम्स ऑफ v बाई 2L, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। और आप ये जो v देख रहे हो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड की स्पीड है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो अगर मैं n को इंक्रीज करूं, अगर हम इस n को इंक्रीज करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर ये देखो यहाँ पे n को बढ़ाऊंगा तो अगर हम n को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज। तो n को बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, n को बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी मिनिमम मिनिमम, तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम। और जब n की वैल्यू 1 होगी तो मेरी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये याद रखना है कि जब आप n को 1 लेते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वेवलेंथ उस केस में मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे रिलेशंस हैं जो हमने याद रखने हैं इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब हम देखेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप में जब स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी तो कैसी बनेंगी। तो वील सी द डिफरेंट वाइब्रेशंस, डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड इन द ओपन ऑर्गन पाइप। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, and we'll discuss your first normal mode of vibration। ये जो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि n इज 1। तो ये जो n होता है ये आपको नंबर ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन देगा कि आप कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ना चाहते हो। अब जब मैं यहाँ पे n को 1 लूंगा तो मेरी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है अभी हमने पीछे नोटिस की थी दैट वाज n टाइम्स ऑफ v बाई 2L। तो दैट वाज n टाइम्स मतलब 1 टाइम n टाइम्स ऑफ v बाई 2L। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। और ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई v बाई 2L, ये फ्रीक्वेंसी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जो हम इस केस में ऑब्जर्व करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ को ऑब्जर्व करूं तो मेरी जो गिवन वेवलेंथ बनेगी उसका क्या फॉर्मूला था, वेवलेंथ वाज 2L/n, n हम 1 ले रहे हैं। तो हमारी जो गिवन लेंथ आई वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ गई। तो ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है ये वेवलेंथ का हाफ हो गई। अच्छा, हमने क्या नोटिस किया था कि यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एंटी नोड, यहाँ पे हमारे एंटी नोड्स बनने हैं।
तो अगर मैं एक वेव को ऑब्जर्व करूं, ये मैं एक वेव को अगर ऑब्जर्व करूं, तो ये वेव की वेवलेंथ होगी लेमडा। और अगर मैं अब जो वेव बना रहा हूं उसको अगर मैं यहां से शुरू करके यहां तक नोटिस करूं, देखो ये 1/4 और ये 1/4, तो ये आपके पास इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन आपके वेव का जो है ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। और यहाँ पे हाफ ऑफ द वेवलेंथ में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्टार्टिंग में आपकी जो गिवन वेव बनेगी, जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन होगी वो इस टाइप से होगी। और फिर थोड़ी देर बाद जब आप वही पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे तो वही पार्टिकल्स जो है वो आपके अब इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। तो अप डाउन पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसमें आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा, ये नोड होगा और बाकी दो पॉइंट्स आपके क्या हैं, एंटी नोड। एंड हमने पहले भी पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड। हाँ जी, दो कंसेक्टिव एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स या टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो ये देखो दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स में जो आपकी लेंथ आ रही है वो लैम्डा बाय 2 आ रही है। और अगर मैं एक एंटी नोड एंड नोड को देखूं तो एक एंटी नोड नोड के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 4। तो नोड एंड एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 4। और अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, दैट योर नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन ओपन ऑर्गन पाइप इज 1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो ये स्ट्रिंग से उल्टा हो गया। स्ट्रिंग में हमने नोटिस किया था कि नोड ज्यादा बनते हैं और एंटी नोड एक कम बनता है। अच्छा, क्लोज ऑर्गन पाइप हमने नोटिस किया था कि नोड और एंटी नोड इक्वल बनते हैं। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एंटी नोड नोड से एक ज्यादा बन रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गई। हाँ जी, क्लियर है। नाउ विल डिस्कस योर सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो अगर हम सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लेंगे तो हमारे पास जो n है वो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हम जो n ले रहे हैं वो हमने 2 ले लिया, ये हमारा n आ गया 2। अच्छा, जब n हमारे पास 2 आया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो आ गई n टाइम्स ऑफ v बाय 2l। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो v बाय 2l, ये आपका क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो आपकी जो अब फ्रीक्वेंसी आई वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल आ गई। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल आ रही है। और ये जो आपकी अब फ्रीक्वेंसी बनी, दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ओवरटोन होता है वो n-1, तो 2-1, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट ओवरटोन। या फिर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल इज हार्मोनिक। तो ये कितना हार्मोनिक है, डबल है न्यू वन का, तो दिस इज सेकंड हार्मोनिक। तो ये सेकंड हार्मोनिक, तो ये हमारी या तो फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड हार्मोनिक है। एंड अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं कि मेरी वेवलेंथ कितनी आ रही है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए उसका फॉर्मूला था 2l/n। तो 2l/n, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी जो पूरी की पूरी लेंथ है वो एक वेव के इक्वल है। तो एक वेवलेंथ के ये पूरी लेंथ इक्वल है। और ये याद रखना है कि ये जो एंड्स हैं ये एंड्स आपके क्या बनने, एंटी नोड। तो एक पूरी वेव बनेगी पर दो एंड्स एंटी नोड बनने। तो ये जो मेरा गिवन ऑसिलेशन होगा इसको जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि इस तरीके से मेरे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। और जो अभी आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को अप डाउन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन वेव बनेगी। और इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पॉइंट्स नोड हो गए और ये बीच में आपके ये एंटी नोड। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो एंटी नोड नोड से एक ज्यादा बन रहा है। एंड ये जो गिवन आप ऑसिलेशन देख रहे हो
इस गिवन ऑसिलेशन में जो आपकी वेव ट्रेवल करेगी वो साउंड के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, मतलब जो वेव की स्पीड होगी वो वही होगी जो साउंड की स्पीड होती है। तो देखो ये क्लियर है कैसे हमने सेकंड नॉर्मल मोड को यहाँ पे ऑब्जर्व किया। देन वी हैव थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसमें आप जो n लोगे इसको आप क्या लोगे 3। अगर आपने n को 3 लिया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी n टाइम्स v बाई 2l, और ये जो v बाई 2l है ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमारी जो गिवन वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आ गई। तो अगेन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये मेरे पास 3 माइनस 1 वो आ गया 2, ये आ गया सेकंड ओवर टोन, या फिर कितना मल्टीपल है 3, तो जितना मल्टीपल उतना हार्मोनिक, तो ये आ गया थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्म्ड। पीछे देखो सेकंड हार्मोनिक बन रहा था, अब क्या बन रहा है थर्ड हार्मोनिक। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर फॉर्म्ड। दोनों इवन एंड ऑड हार्मोनिक बनते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्लास में ये ऑब्जर्व किया था कि इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्म्ड। तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक बनते हैं किसमें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम इवन हार्मोनिक ऑब्जर्व नहीं करते, तो क्लोज्ड में हम कभी भी इवन हार्मोनिक्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सिर्फ कौन से होंगे, ऑड होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और यहाँ पे जो आपकी वेवलेंथ बनेगी दैट वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 2l बाई n। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका लेंथ बन रहा है वो 3/2 ऑफ द वेवलेंथ। तो पूरी लेंथ जो है वो 1.5, 1 + 1 का हाफ, तो 3/2, तो 1.5, तो आपकी वो वेवलेंथ बन रही है। तो ये जो आपके पास गिवन यहाँ पे ऑसिलेशन आप देखोगे वो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्टिकल्स पहले ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, और ये हमारी गिवन जो वेव है वो बनेगी, जिसमें ये जो आपके पॉइंट्स हैं दीज आर एंटीनोड्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे नोड्स एक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो एक बात याद रखनी है, जब भी आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा तो एन एन आपका वो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो एन आप देख रहे हो ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन देखना चाहते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके हिसाब से एन जो है वो क्या होगा, डिसाइड होगा। हाँ जी, क्लियर है ये। तो अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कि भाई व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव इन एन ओपन ट्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब की लेंथ हमें कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये ओपन है, और इस ओपन ट्यूब की हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब n मिनिमम होगा।
तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। एंड इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हम क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है वो है 2L/n। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी 2L/1। और लेंथ आपको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया कि हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो 20 सेंटीमीटर, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ नहीं बनेगी। वेवलेंथ होगी तो इससे कम ही बनेगी, जो और बनेगी N2 3 4 5 में जो लेमडा आएगा वो इससे कम ही आएगा। और अगर कभी बाय चांस आ गया कि इसको ड्रॉ करके दिखाओ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी ये जो गिवन वेव है ये फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। मतलब यहाँ पे आप n क्या ले रहे हो 1 ले रहे हो। तो अगर आप n 1 ले रहे हो तो ये आपकी जो गिवन वाइब्रेशन है वो इस तरीके से होगी। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये आपका क्या हो गया नोड हो गया। तो ये आपकी वाइब्रेशन हो रही है जो आप ऑब्जर्व करोगे। हाँ जी, क्लियर है जी ये। तो देखो जब हमने अब स्टैंडिंग वेव को डिस्कस किया है तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो 3 गिवन केसेस में बन रही है। एक स्ट्रिंग, दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तीसरा ओपन ऑर्गन पाइप। तो हमने ये 3 अलग अलग केसेस में स्टैंडिंग वेव को नोटिस किया है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीड आएगी स्टैंडिंग वेव की वो अंडर रूट ऑफ T/m, फिर जो T है वो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, M जो है वो आपकी लीनियर मास डेंसिटी है। इस केस में जो आपकी ऑर्गन पाइप्स के केस में, ऑर्गन पाइप्स के केस में जो आपकी स्पीड आएगी वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल आएगी। तो जो आपकी साउंड की स्पीड होगी वही वाली स्पीड आपकी यहाँ पे ऑर्गन पाइप्स में आएगी। और मैं अब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव को स्टडी करने लगा हूँ विद योर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हम स्टैंडिंग वेव को विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नोटिस करें, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हमें एग्जामिनर जो है वो n के रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस देगा, जिसमें वो n के साथ मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा n है वो क्या है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो पहले तो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम डिस्कस करें हमारी फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो फॉर अ गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो थी n/2L अंडर रूट ऑफ T/m। और ये जो वैल्यू थी ये n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल थी। ये जो वैल्यू है n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल थी। और यहाँ पर जो मेरी वेवलेंथ आ रही है वो वेवलेंथ जब मैंने ऑब्जर्व की थी तो वो थी 2L/n। तो n यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और वो जो वैल्यू है n की वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। आपको जैसे एग्जामिनर कहता है कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालो तो n क्या ले लोगे 3, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालो तो n क्या ले लोगे 5। अच्छा, अब ये जो केस आप देख रहे हो इस केस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या होंगे नोड्स होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया था, यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 1 प्लस नंबर ऑफ एंटी नोड्स है।
तो नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 1 प्लस नंबर ऑफ एंटी नोड्स है, किसमें? स्ट्रिंग में। अच्छा, ये जो n है इसको भी आप नोड्स एंड एंटी नोड्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। और यहां पे देखो, जब आपका फर्स्ट नॉर्मल मोड होगा, जब फर्स्ट नॉर्मल मोड होगा तो उसमें जब आपका n1 होगा तो एक एंटी नोड बनता है और दो नोड्स बन रहे हैं। तो यहां पे इन स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में जो आपका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। मतलब अगर n1 होगा तो एक एंटी नोड बनेगा, अगर n2 होगा तो दो एंटी नोड बनेंगे, अगर n3 होगा तो तीन एंटी नोड बनेंगे। और नोड एक ज्यादा, नोड जो होगा वो एक ज्यादा, मतलब जितने एंटी नोड है उससे एक ज्यादा नोड होगा। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने याद रखनी है कि इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में जो हमारे पास स्मॉल n है और जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को कंसिडर करूं तो ये जो आपके पास गिवन केस में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, अगर आप इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नोटिस करो तो आपकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू 2n-1 into v by 4l where l is the length of the pipe। तो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी फॉर योर nth मोड के लिए ये होगी, और ये जो वैल्यू है ये 2n-1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगी, ये फंडामेंटल के 2n-1 टाइम्स होगी। और अगर मैं यहाँ पे लेट अस से वेवलेंथ देखना चाहता हूँ तो मेरा जो वेवलेंथ का रिलेशन होगा वो हो जाएगा 4l ओवर 2n-1। तो वेवलेंथ का जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा 4l ओवर 2n-1। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर नोड होगा और यहाँ पर क्या होगा? एंटी नोड। और यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम नोटिस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एंटी नोड्स सेम होंगे। एंड हमारा जो स्मॉल n होगा, स्मॉल n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल n होगा किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ये जो आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देख रहे हो इसमें जो आपका स्मॉल n होगा वो स्मॉल n नंबर ऑफ एंटी नोड्स या नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल होगा। अच्छा, अगर अब मैं ओपन ऑर्गन पाइप कंसिडर करूं तो अब हम ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसको अब हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसको देख रहे हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो गिवन फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ जी, उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v बाय 2l, दैट इज n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। और अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ निकालूंगा तो वेवलेंथ जो है वो आएगी 2l बाय n। और इस केस में देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये आपका एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड है, और ये दोनों आपके एंटी नोड्स बन गए और ये वाली जगह आपकी क्या होगी? नोड। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं दैट योर नंबर ऑफ एंटी नोड इज 1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स, मतलब जितने नोड हैं उससे एक ज्यादा। और अगर n को रिलेट करना है तो यहां पे जो n है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे जो n है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ नोड्स। या फिर जो एंटी नोड होंगे उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी नोड जो है वो नोड से एक ज्यादा है। तो आपको ये n जो है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यूज में, तो आपको इस n को हैंडल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि n को कैसे डिटरमिन करना है।
तो एन को डिटरमिन करने के लिए ये सारे बातें आपने याद रखनी। अच्छा, फिर आपके पास ये जितने भी 3 केसेस हैं, इसमें अगर मैं लेट अस से स्ट्रिंग की बात करूं, तो स्ट्रिंग के अंदर जो मेरा नंबर ऑफ हार्मोनिक होगा, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक दैट विल बी इक्वल टू n। तो ये स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ हार्मोनिक जो है वो n के इक्वल है। कैसे? ये देखो, हमने कहा था मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इज हार्मोनिक, तो n इज द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, n इज द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, तो n इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक। अगर मैं नोटिस करूं क्लोज्ड पाइप में, तो फंडामेंटल के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? फैक्टर 2n-1। तो यहां पे नंबर ऑफ हार्मोनिक इन क्लोज्ड पाइप विल बी इक्वल टू 2n-1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि क्लोज्ड पाइप के अंदर जो नंबर ऑफ हार्मोनिक होगा वो किसके इक्वल होगा? 2n-1। एंड ओपन पाइप के अंदर, जो ओपन पाइप है, इसमें जो आपका नंबर ऑफ हार्मोनिक है, दैट नंबर ऑफ हार्मोनिक इज इक्वल टू n। तो इसमें जो नंबर ऑफ हार्मोनिक होगा वो नंबर ऑफ हार्मोनिक किसके इक्वल होगा? n, क्योंकि ये भी देखो n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। और अगर मैं ओवरटोन की बात करूं, तो ऑल ऑल केसेस फॉर ऑल केसेस योर नंबर ऑफ ओवरटोन विल बी इक्वल टू n-1। कोई भी केस हो, उसमें जो नंबर ऑफ ओवरटोन होगा वो किसके इक्वल होगा? n-1। तो ये सब फैक्ट्स हमने याद रखने। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। अब देखो, क्वेश्चन है दैट वन ऑफ द मोड्स ऑफ रेजोनेंस इन ट्यूब कंटेनिंग वाटर एट वन एंड हैज बीन शोन। तो आपके पास ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एग्जामिनर कह रहा है कि वाटर है, और आपने इसके अंदर जो वन ऑफ द मोड ऑफ रेजोनेंस को शो किया है, और जब आपने शो किया है तो ये आपकी देखो स्टैंडिंग वेव्स दिखाई हैं जो बन रही हैं। नाउ क्वेश्चन सेज दैट द ट्यूब इन द प्रेजेंट केस इज इन। तो ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये राइट नाउ प्रेजेंटली जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटली कौन से हार्मोनिक में है? ये ट्यूब आपको कौन से हार्मोनिक में नजर आ रही है? अगर मैं इस ट्यूब को थोड़ा बड़ा करके देखूं, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये वाटर है, ये वाटर है। अच्छा, ये वाटर है, और ये आपका देखो, ये आपका ओपन एंड है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाले एंड से वाटर ने एंड को क्लोज किया हुआ है, ये क्लोज्ड एंड है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो एंड आप देख रहे हो, ये वाला जो एंड है जहां पे वाटर है, ये आपका क्लोज्ड एंड है। तो एक एंड क्लोज हो गया। तो अगर एक एंड क्लोज हो गया, यहां से आप क्या करोगे? इंसिडेंट वेव को प्रोपेगेट करोगे, और ये जो बंद वाली जगह है, यहां से आपकी रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी? प्रोपेगेट होगी। ये रिफ्लेक्टेड वेव ऊपर को जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप नोटिस करो तो ये जो आपको पाइप यहां पे एग्जामिनर ने दी हुई है, ये क्या है? ये आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन सी है। देखो, अगर यहां से ओपन होती तो फिर ये ओपन, दोनों एंड से ओपन होती तो ओपन ऑर्गन पाइप। एक एंड से तो इंसिडेंट वेव जाएगी, दूसरे एंड अगर डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो कौन सा हो गया? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या है? एंटी नोड्स। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं?
एंटी नोड्स। और अगर मैं ये वाले पॉइंट्स को ऑब्जर्व करूं, ये वाले पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? हाँ जी, क्या नजर आ रहा है? नोड्स। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे पॉइंट्स आपके नोड्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे नोड्स हैं। हाँ जी, कितने नोड बन रहे हैं? 4। एंटी नोड भी 4, उससे भी पता लग रहा है कि क्लोज्ड पाइप है ये, देखो। एंड हमने क्या कहा था कि योर वैल्यू ऑफ एन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो वैल्यू ऑफ एन है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में एन को नोड या एंटी नोड के साथ कंपेयर करना। तो हमारा जो एन है यहां पे कितना आ गया? 4। तो हमारा एन 4 आ गया। अच्छा, अब हार्मोनिक देखना है, 2n-1। तो n 4 है, तो हमारा वो जो नंबर ऑफ हार्मोनिक होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2n-1। अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 2n-1 है। अगर स्ट्रिंग होती या ये होता ओपन तो फिर n होना था। तो ये ध्यान में रखना। तो ये नंबर ऑफ हार्मोनिक 2n-1, तो ये आ गया 2n-1। तो हमारे पास कितना आ गया? 7th हार्मोनिक। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया कि आपका ये जो गिवन केस है ये 7th हार्मोनिक है। तो दिस इज योर 7th हार्मोनिक। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एंड बोथ एंड्स। तो दोनों साइड से ये ओपन है। तो अगर दोनों साइड से ओपन है तो ओपन ऑर्गन पाइप होगी। Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a 1.1 kilohertz source? वो कह रहा है which harmonic mode, तो मैंने हार्मोनिक मोड निकालना है। विच हार्मोनिक मोड, तो वो कह रहा है कि आपने वो हार्मोनिक मोड निकालना है किसका? पाइप का। विच इज रेजोनेंटली एक्साइटेड विद 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरे को एक सोर्स दिया हुआ है और वो जो सोर्स है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 1.1 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होता है 1000। तो 100 ये आ गया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1100 हर्ट्ज। इसलिए किया क्योंकि ये एसआई में कन्वर्ट हो गया। तो ये 1100 हर्ट्ज सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अब आप बाहर से एक सोर्स से इसके अंदर ऑसिलेशन करवा रहे हो। तो ये आपके पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं। आप उन वेव्स को जनरेट करने के लिए ये बाहर से एक सोर्स यूज कर रहे हो। अब हमने क्या कहा था कि रेजोनेंस क्या होती है? एक वो कंडीशन होती है जिसमें आप बाहर से ऑसिलेशन करवा रहे हो और वो जो बाहर से ऑसिलेशन बॉडी की नेचुरल ऑसिलेशन के साथ अगर मैच कर जाती है तो फिर लार्ज एम्पलीट्यूड पे मैं ऑसिलेशंस को ऑब्जर्व करता हूं, उसको रेजोनेंस कहते हैं। यहां पर ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है। ये क्या करेगा? ये आपका फोर्स्ड ऑसिलेशंस करवाएगा। और अगर ये फोर्स्ड ऑसिलेशन इस पाइप की नेचुरल ऑसिलेशन के साथ मैच कर जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? रेजोनेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने देखना है कि रेजोनेंस कब हो रही है। तो फॉर रेजोनेंस टू टेक प्लेस, फॉर resonance to take place, frequency of the source should be equal to the frequency of the standing wave produced in this pipe.
इस पाइप में जो स्टैंडिंग वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम रेजोनेंस कहेंगे। तो अगर मेरे को रेजोनेंस चाहिए तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो मैं ऑसिलेशन करवा रहा हूँ और जो अपने आप अंदर पॉसिबल ऑसिलेशंस हैं अगर वो मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस हो जाएगी। तो मेरे पास सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1100 हर्ट्ज, और ये जो स्टैंडिंग वेव है कौन सी स्टैंडिंग वेव है, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी होती है n टाइम्स ऑफ v बाय 2l, अगर n टाइम्स ऑफ v बाय 2l, और यहाँ पे ये जो v है अगर आप इस v को ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव। कौन सी वेव, साउंड, क्योंकि हमने कहा था अंदर जो वेव आती है वो साउंड वेव होती है। और साउंड वेव की मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है कि टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये जो n है इसको हमने देखना है, तो ये आ गया 1100 इंटू ट्वाइस ऑफ l। l कितना है, 0.3 मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर एक हर चीज SI में लो, डिवाइड बाय b, तो v कितना आ गया 330। तो इसको सॉल्व करो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारा n2 आ गया। अच्छा, अगर n2 आ गया तो ये कौन सी पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है। एंड ओपन ऑर्गन पाइप में हमने क्या नोटिस किया था कि नंबर ऑफ हार्मोनिक, हाँ जी, ओपन में क्या होता है, इट इज इक्वल टू n, क्लोज में इट इज 2n-1। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ हार्मोनिक कितना होगा, तो क्वेश्चन था नंबर ऑफ हार्मोनिक निकालो। तो नंबर ऑफ हार्मोनिक जो है वो हमारे पास आ गया n, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक आ गया 2। सो दिस इज सेकंड हार्मोनिक, ये हमारा आ गया सेकंड हार्मोनिक। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये सेकंड हार्मोनिक हमारी गिवन यहाँ पे वो स्टेट है जिसमें ये रेजोनेंट ऑसिलेशन या रेजोनेंट एक्साइटेशन हम देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि विल रेजोनेंस विद सेम सोर्स बी ऑब्जर्व्ड इफ वन एंड इज क्लोज्ड। अगर मैं एक एंड को क्लोज कर दूं, अगर मैं एक एंड को क्लोज कर दूं तो क्या अभी भी मेरे को रेजोनेंस नजर आएगी। एक एंड को अगर मैं क्लोज कर दूं, तो अगर एंड को क्लोज कर दो तो एंड को क्लोज करने पे ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, मैं चाहता हूं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कब होगी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव विल बी इक्वल। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वल है तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 हर्ट 1100 हर्ट्स 1100 हर्ट्स, और स्टैंडिंग वेव, हाँ जी, स्टैंडिंग वेव कौन सी ले रहे हो, क्लोज्ड की। तो क्लोज में स्टैंडिंग वेव क्या बनेगी, 2n-1 v बाय 4l। अच्छा, पाइप तो वही है तो l तो अभी भी कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर, बस उसका एंड ही क्लोज किया है, बाकी तो वही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे, और v मेरा वही रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड ही अभी भी यहाँ पे साउंड ही आनी है। तो साउंड चाहे ऑर्गन पाइप ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, तो जो आपकी वेव आ रही है वो साउंड वेव है। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन n को अब मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरे को यहाँ पे ये v पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। ये जो l है इसको मैं ले लूंगा 0.3 मीटर। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो n को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 5/2 2.5 है। बट n शुड बी एन इंटीजर, बट n शुड बी एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब कि n जो है ना वो होना चाहिए 1, 2, 3, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पीछे हमने पढ़ा था ना कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जब होता है तो वो एक, वो जो मोड होता है वो जो n होता है, जब आपने वो एंगल जब KL को किया था तो वहां पे वो जो n था वो क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, वो क्या था, एक इंटीजर था, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो n शुड बी एन इंटीजर, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन, और अगर ये फ्रैक्शन है तो दिस वैल्यू इज
नॉट पॉसिबल, ये जो चीज है ये नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन था कि क्या मैं रेजोनेंस ला सकता हूं क्लोज करके, तो आंसर है नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एंड को क्लोज करके रेजोनेंस नहीं ला सकता, रेजोनेंस लाने के लिए मुझे एंड क्या रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। तो देखो क्लियर है ये, ठीक है।